नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। और आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी मुद्दे हैं आपके 2 और 3 अक्टूबर से, उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। और जो लोग भी लाइव हैं एक बार कमेंट कर दें, सेशन को लाइक शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो पहली न्यूज़ है हम लोग देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी न्यूज़ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बापू की जयंती पर दिव्यांगजनों को मिला है देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण। कहाँ पर यह स्थापित किया जा रहा है, क्या-क्या चीजें इसके लिए जानने की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब किस शहर में है, किस राज्य में, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही दोस्तों बातचीत करेंगे हम लोग चौथा राष्ट्रीय EMRS संस्कृति साहित्य और कला उत्सव जो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, किसने इसका उद्घाटन किया, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरी न्यूज ये रहेगी आज की। तीसरी रोज न्यूज है दोस्तों पोर्ट क्लांग। पोर्ट क्लांग जो है मलेशिया में पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो है आयोजित किया गया है, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। ये हमारी आज की तीसरी न्यूज है। उसके बाद दोस्तों 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली ये आयोजित किया गया। इसको हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और जो लैंग्वेज से संबंधित हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा जो है ये किया गया है। इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों रुई जियांग झांग को गणित में 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस पर हम लोग देखेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे जो छठे नंबर की जो न्यूज है हमारी, वो है आपकी देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो है वो मसूरी में खोला गया है। इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। इस पर क्या क्या चीजें आपको जाननी है और जो आपको याद रखनी है। साथ ही दोस्तों 7वें एशियाई खेलों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से पदक जो है, पदकों की संख्या 60 हो गई है कल की जो अपडेट है, जिसमें 13 गोल्ड हो गए हैं। इन पर कुछ हम लोग डिबेट करेंगे। और साथ ही IGMS 2.0 लोक शिकायत पोर्टल जो हमारे जितेश सिंह जी हैं, उन्होंने इसमें एडवांस वर्जन लॉन्च किया है, इस पर डिटेल बातचीत करेंगे। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के टोटल इंफॉर्मेशन की। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। कुछ कार्यक्रम है हमारे दोस्तों, इन कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हो। डेली आंसर प्रैक्टिस का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। 75 दिवसीय एक कार्यक्रम है, एक पूरे साल भर का है। साल भर के लिए आपकी फीस मात्र 3499 है दोस्तों, जिसमें 240 क्वेश्चन 240 दिन आपको कराए जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या बाद में बढ़ा भी दी जाती है, लेकिन मिनिमम आपको 240 क्वेश्चन मिलेंगे। जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 से, जिसमें पीडीएफ नोट्स और क्लासेस सभी अवेलेबल रहेंगी। साथ ही दोस्तों हमारा एक वीकली एसे राइटिंग का प्रोग्राम है, जो कि 2 एसे प्रति सप्ताह आपको दिए जाते हैं सभी एग्जाम के लिए, यूपीएससी, यूपीपीएससी और आपके बीपीएससी और अन्य सभी एग्जाम के भी इसमें कवर करने की कोशिश की जा रही है। 45 एक्स्ट्रा एसे आपको इसमें दिए जाते हैं। इसकी फीस मात्र 999 है दोस्तों। आपके आरओ के एग्जाम जब तक मेंस नहीं होते हैं तब तक ये कोर्स चलेगा, ठीक है ना। फिर एक 75 डेज जो है डेली आंसर प्रैक्टिस हार्ड चैलेंज जो है आप सभी के लिए लाया गया है, जिसमें 120 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। इसकी फीस मात्र 1099 है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड करें और मेरी जो है यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर आप बात करके डिटेल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बापू की जयंती पर जो पहला दिव्यांगजनों का हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र मिला है, देश का पहला है ये। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। तो 2 अक्टूबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का नाम क्या होगा दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परिसर, ठीक है ना। इसका नाम याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परिषद। यह केंद्र दिव्यांगजनों को खेल में समान अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं केंद्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और कोचिंग स्टाफ जो दिव्यांगजनों को अपने खेल कौशल को विकसित करने में मदद करेगा, ये सारी चीजें इसमें स्थापित की जाएंगी। अब केंद्र में कौन कौन सी, इस सेंटर पर कौन कौन सी सुविधाएं होंगी देख लेते हैं एक नजर में। यह एक आउटडोर स्टेडियम होगा, जिसमें एक एथलेटिक्स ट्रैक, एक फुटबॉल मैदान और एक क्रिकेट मैदान होगा। इस इंडोर स्टेडियम जिसमें एक स्विमिंग पूल, एक जिम, एक बैडमिंटन कोर्ट है, एक आधुनिक खेल और विज्ञान प्रयोगशाला भी है। इसमें एक कोचिंग स्टाफ होगा, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षक और विशेषज्ञ होंगे। ये सारी सुविधाएं जो अन्य किसी भी आप जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाते हैं, वो सभी यहाँ पर आपको मिलेंगे दिव्यांगजनों के लिए। ये देश का पहला है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए। केंद्र का उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना। केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आयोजन में भाग लेने को प्रोत्साहित करना। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे कई जो है प्रशासनिक अधिकारी
खास करके LY सुहास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि आपके इस समय सुहास LY या LY सुहास, जो भी नाम ये लिखते हैं, ये इस समय नोएडा के कमिश्नर के पद पर हैं। कमिश्नर नहीं, मेरे ख्याल से जो IAS की पोस्ट सबसे बड़ी है आपके नोएडा की, वो है इस समय। नोएडा चूंकि कमिश्नर ही हो चुका है। और साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजनों के नाम आपने सुने होंगे जो हमारे पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किए, और भी हमारे जो है विभिन्न जो है ब्लाइंड खेल क्रिकेट की प्रतियोगिता जो होती है उसमें भी हमने वर्ल्ड कप जीता। तो ये हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ओलंपिक के अलावा पैरालंपिक में भी। तो पैरालंपिक में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि यह केंद्र दिव्यांगजनों के लिए एक नई आशा है। उन्होंने कहा कि केंद्र दिव्यांगजनों को खेल में सफलता प्राप्त करने और अपने सपना पूरा करने में टोटली मदद करेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये पहली न्यूज रही दोस्तों। दूसरी न्यूज देखते हैं। चौथा राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव का आयोजन जो है 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी NESTS 3 से 6 अक्टूबर ये जो है 2023 तक देहरादून उत्तराखंड में चौथा राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव का आयोजन करेगी। यानी कि ये आज से शुरू हुआ है और 6 अक्टूबर तक चलेगा। यह उत्सव देश भर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, आप अभी देखिए 18 जो है हमारे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, उसी प्रकार से एकलव्य मॉडल वाले भी विद्यालय पहले से ही हैं। ये छात्रों के लिए एक मंच प्रदान करेगा जहां वे अपनी सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक प्रतिभा और कलात्मक कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक, कविता पाठ, चित्रकला और शिल्प आदि शामिल हैं। उत्सव का उद्घाटन जो है केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी, जनजाति मामलों के मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता द्वारा किया जाएगा। ये पिछले साल की जो है आपकी फोटो है। उत्सव का उद्देश्य क्या है? देश भर के जनजाति छात्रों के बीच संस्कृत, साहित्य और कला के प्रति जागरूकता बढ़ाने, और यह उत्सव छात्रों को अपनी प्रतिभा को विकसित करने में अपनी पहचान को मजबूत करेगा। उत्सव में भाग लेने के लिए इच्छुक छात्र जो है NEST की वेबसाइट पर, जो कि 20 सितंबर है बीत गई है, तक रजिस्ट्रेशन करना था, और ये जो है इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। चलिए, पोर्ट क्लांग जो है मलेशिया में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन हुआ। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या है इसमें हमारे लिए जरूरी चीजें हैं। तो भारतीय नौसेना की प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS, ठीक है ना, INS तीर, INS सुजाता और INS सारथी 2 अक्टूबर 2023 को मलेशिया के पोर्ट क्लांग पहुंची। यह भारतीय नौसेना की एक लंबी दूरी की तैनाती का हिस्सा है जो दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों का दौरा करेगी। 1TS जो है इसको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग स्क्वाड्रन बोला गया है। इसका नाम है 1TS, ठीक है ना, प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन। तैनाती का उद्देश्य क्या है? भारत और मलेशिया के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देना। यह तैनाती दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग को, आपसी समझ को बढ़ावा देने में मदद करेगी। साथ ही दोस्तों 1TS मलेशिया में 10 दिनों तक रहेगी। इस दौरान स्क्वाड्रन मलेशिया की नौसेनाओं के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेगी, जिसमें पेशेवर और सामुदायिक बातचीत, प्रशिक्षण आदान प्रदान, क्रॉस टेक दौरे और खेल कार्यक्रम शामिल होंगे। स्क्वाड्रन के दौरे से भारत और मलेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो 1TS नाम आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की बात हुई है। पोर्ट क्लांग कहां पर है? मलेशिया में है। मलेशिया से भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए नौसेना प्रशिक्षण पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। चौथे नंबर की न्यूज देखते हैं दोस्तों। 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। भारतीय भाषा उत्सव के एक हिस्से के रूप में आयोजित 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन 1 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तीनों ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में भारत और विदेशों के भाषाविदों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। सम्मेलन में भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। जैसे कि आप देखते हैं कि आप ऑनलाइन जो भी सिस्टम यूज करते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं या किसी भी भाषा में आप जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी भाषाएं अवेलेबल नहीं होती हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि कुछ भाषाओं को छोड़ करके बहुत कम भाषाएं हैं जो क्या करती हैं, इसमें शामिल होती हैं। लेकिन अभी हाल ही में गूगल ने, मेटा ने
और अन्य प्लेटफॉर्म ने अपने सभी लगभग 22 भाषाओं को, जो कि हमारे संविधान में वर्णित हैं, उन सब में काम करने का फैसला किया है। सम्मेलन में मुख्य विषय कौन-कौन से थे दोस्तों? ये थे भारतीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से इस सम्मेलन में किस तरीके से भाषाओं के ज्ञान को बढ़ावा जा सके। भारतीय भाषाओं में मशीन अनुवाद जो है वो समस्या है। एक तो गूगल ट्रांसलेशन को लेकर के यूपीएससी आप देखते हैं बहुत सारी समस्या फेस करता है। अभी मुख्य परीक्षा में आपने देखा कि 3 क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में 3 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के जो दिए गए थे, वो गलत ट्रांसलेट हुए थे। उनका जो है गलत ही मीनिंग निकल रहा था। तो ये एक बड़ी समस्या है। साथ ही दोस्तों भारतीय भाषाओं में भाषा पहचान यानी कि जो एक होता है रिकॉग्निशन होता है, लैंग्वेज रिकॉग्निशन, वो भारतीय भाषाओं में पाठ से भाषण यानी स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, इस तरीके की टेक्नोलॉजी, जैसे कि मेटा के बारे में मैंने बताया था 100 से अधिक भाषाओं में ये लॉन्च करने जा रही है। भारतीय भाषाएं भी उसमें कुछ शामिल हैं। भारतीय भाषाओं में शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किस प्रकार से किया जाए, इन सभी मुद्दों पर बात की गई। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिनमें शामिल कौन-कौन से हैं? भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी के विकास के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाएगी। देयर शुड बी अ नेशनल पॉलिसी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। ये आप जो है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको नोट कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना की जाएगी, एक नेशनल फंड बनाया जाएगा, एक कोष बनाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार योजना भी शुरू की जाएगी। यानी कि 3 प्रकार की नीति और योजनाएं शुरू करने की बात की गई है। पहला, एक तो नेशनल पॉलिसी तैयार की जाएगी, उसके बाद जो है एक फंड तैयार किया जाएगा और अवार्ड भी देने की बात की जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप जो है किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अपनी मातृभाषा में आप चीजों को समझ सकते हैं और उसके द्वारा जो है आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना और भारतीय भाषाओं के आधुनिक दुनिया में अधिक सुलभ बनाना जो है, यह क्या है हमारा मेन मोटो इस सम्मेलन का रहा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। रुई जियांग झांग को गणित में 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बारे में हम लोग डिटेल बातचीत करते हैं, कौन है ये और क्या है रामानुजन शस्त्र पुरस्कार क्या है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो है बर्कले के सहायक प्रोफेसर रहे हैं रुई रुइक्सियांग झांग को गणित में 2023 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, जो विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत यानी कि एनालिटिकल जो नंबर सिस्टम है उसके कॉम्बिनेट्रिक्स, यूक्लिडियन, हार्मोनिक विश्लेषण से लेकर के ज्यामिति तक फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये मैथमेटिक्स से संबंधित होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। झांग को पुरस्कार के लिए चुना गया था क्योंकि उनके काम ने संख्या सिद्धांत यानी कि नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने विशेष रूप से अनुमानात्मक संख्या सिद्धांत यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम का एक जो है प्रेडिक्शन वाला पोर्शन है में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका उपयोग जो है संख्याओं के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उनका काम जो है संख्या सिद्धांत यानी नंबर सिस्टम के कई महत्वपूर्ण समस्याओं के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। झांग को पुरस्कार के रूप में 10,000 अमेरिकी डॉलर नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दी जाएगी। उन्हें 20 दिसंबर 2023 को कुंभकोणम भारत में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या सिद्धांत सम्मेलन में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है ना, तो अभी इनको यह पुरस्कार दिया नहीं गया है। इनको पहले कोई पुरस्कार स्कूल कॉलेज में मिला है, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो इनको अभी 20 दिसंबर को ये दिया जाएगा। झांग का जन्म जो है चीन में हुआ था और उन्होंने चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने 2016 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में सहायक प्रोफेसर हैं। अब देखिए, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2005 में षणमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी शस्त्र, जिसका नाम है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, इसकी स्थापना शुरू की गई। श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर की नगद उपाधि दी जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन कौन थे। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड गांव चेन्नई में हुआ था। इन पर एक बड़ी ही अच्छी मूवी है, वो भी आप देख सकते हैं। रामानुजन ने संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत
में पर्याप्त योगदान दिया और दीर्घवृत्तीय कार्यों यानी एलिप्टिकल फंक्शन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, हाइपर ज्यामितीय श्रेणी, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज और यूलर स्थिरांक यानी कि यूलर कांस्टेंट के विभाजन पर भी काम किया। और इन पर एक रामानुजन करके मूवी है, द इनफाइनाइट करके एक मूवी है, उस वो भी 2 मूवी हैं इन पे, हिंदी में भी है और हॉलीवुड की भी मूवी है, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो है आज से शुरू हो रहा है, आपको पीडीएफ और नोट्स आज मिल जाएंगे। साथ ही 240 दिनों तक ये लगातार चलेगा। जीएस 1 से लेकर के 6 तक के सभी टॉपिक लगभग आपको वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल कराए जाएंगे। ऐसे राइटिंग का कार्यक्रम हमारा रेगुलर चलता रहता है। आज आपको एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर नया ऐसे मिल जाएगा। पीडीएफ वीडियो के साथ कुछ 45 प्लस एक्स्ट्रा ऐसे भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसकी फीस मात्र 999। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमारा एक और कार्यक्रम है। अगर आप इस चैलेंज को प्राप्त करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। एक नए तरीके से हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें 125 क्वेश्चन आपको 75 दिन में कराए जाएंगे, जिसको 75 डेज हार्ड चैलेंज के रूप में, डेली आंसर प्रैक्टिस के रूप में जाना जाएगा। और ये जो है आपके सभी पेपर से लगभग 1 महीने आपको 30 प्रश्न कराए जाएंगे, एक प्रश्न कराए जाएंगे, उसके बाद 2 प्रश्न कराए जाएंगे, 45 दिन, ठीक है ना। 45 दिन 2 क्वेश्चन और 30 दिन जो है वो आपके 1 क्वेश्चन। ये पूरी जो है सीरीज आपकी चलेगी, वो टोटल दिसंबर 15 तक ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी छठी न्यूज। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो है वो मसूरी में स्थापित किया गया है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है। उत्तराखंड के हिल स्टेशन मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम तैयार किया गया है। इस म्यूजियम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह म्यूजियम भारत की भौगोलिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन और आधुनिक मानचित्र, चित्र व अन्य प्रासंगिक सामग्री प्रदर्शित की गई है। म्यूजियम में एक रिसर्च सेंटर भी है जो कार्टोग्राफी के एक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। कार्टोग्राफी क्या होता है दोस्तों? म्यूजियम का निर्माण जो है, कमेंट बॉक्स में बताइए कार्टोग्राफी क्या होती है। कार्टोग्राफी जो है हमारे किससे संबंधित है? ज्योग्राफी से संबंधित है या हिस्ट्री से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। म्यूजियम का निर्माण जो है भारत सरकार के कार्टोग्राफी विभाग द्वारा किया गया है। म्यूजियम का उद्देश्य जो है भारत की भौगोलिक विरासत की जागरूकता बढ़ाने और कार्टोग्राफी के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना है। म्यूजियम में निम्नलिखित खंड हैं, जैसे प्राचीन भारत के का कार्टोग्राफी, आपका एंशिएंट इंडिया का जो कार्टोग्राफी आपने देखा होगा कि हमारे जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे जो विभिन्न, जैसे हमारा बोलते हैं ना अखंड भारत का नक्शा आपने देखा होगा, जिसमें अगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सभी आ जाते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से जो भारत का, अखंड भारत का नक्शा जो बनता है, इसी को हिस्टोरिकल कार्टोग्राफी बोलते हैं। कार्टोग्राफी मतलब होता है मानचित्रण, ठीक है ना। आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। कार्टोग्राफी के माध्यम से मानचित्र निर्माण की कला है। नक्काशी के द्वारा जो है मानचित्रण आदि कराया जाता है। मध्यकालीन भारत का कार्टोग्राफी हम देखेंगे। ये प्राचीन भारत का, मध्य भारत का, आधुनिक भारत का, भारतीय संस्कृति और कार्टोग्राफी के अनुसंधान और शिक्षा आदि इसमें शामिल होंगे। साथ ही म्यूजियम में एक रिसर्च सेंटर भी है जो कार्टोग्राफी के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देगा। रिसर्च सेंटर में एक पुस्तकालय यानी कि एक लाइब्रेरी होगी, एक कंप्यूटर लैब होगा और एक सभागार होगा। म्यूजियम का उद्घाटन समारोह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह म्यूजियम भारत की भौगोलिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि यह म्यूजियम छात्रों, पर्यटकों और सभी के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। दोस्तों एशियाई खेलों के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ बड़ी खबरें हैं, उन खबरों को हम लोग देख लेते हैं। कुछ हमारे वीर महिला पुरुषों ने क्या जीता है, कुछ अवार्ड जीते हैं, कुछ पदक जीते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर ने स्वर्ण जीता। तजिंदर पाल सिंह तूर ने 2023 एशियाई खेलों में पुरुषों में शॉटपुट प्रतियोगिता यानी 20.75 मीटर के थ्रो के 7 स्वर्ण पदक जीता। उनका यह करियर का दूसरा एशियाई स्वर्ण पदक है। 2018 एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अविनाश सामले जो है ये अविनाश सामले हैं। अविनाश सामले जो है शॉटपुट वाले जो है ये हैं आपके तेजिंदर सिंह तूर,
ये नाम इनका चेहरा आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही सांबले का आप देख रहे हैं, इन्होंने अविनाश सांबले ने 2023 एशियाई खेलों में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज, जिसमें कूद के बीच में स्टेपल चेज होता है, जो बीच में ऐसे कूद के जाना होता है, स्पर्धा में 8.18.5 यानी कि 8 मिनट 18 सेकेंड कुछ माइक्रो सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। यह भारत के लिए इस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है, ठीक है ना। इस प्रतिस्पर्धा में यानी कि स्टीपल चेज में पहली बार भारत ने कोई पदक जीता है, मतलब स्वर्ण पदक जीता है अविनाश सांबले की मदद से। हरमिलन बैंस महिला, जिन्होंने 1500 मीटर में पदक जीता। मुरली श्री शंकर पुरुष लंबी कूद। अजय कुमार सरोज पुरुष 1500 मीटर और ज्योति याराजी महिला 100 मीटर बाधा में, इन्होंने सभी ने क्या जीता, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। हरमिलन बैंस महिलाओं की 1500 मीटर की दौड़ में इन्होंने 4 घंटा 3 मिनट 95 सेकंड के समय के साथ जो है 4 मिनट होगा मेरे ख्याल से, 1500 मीटर है तो ये 4 मिनट होगा, रजत पदक जीता। मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.36 मीटर की थ्रो के साथ जो है रजत पदक जीता। और अजय कुमार सरोज ने पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ में 3 मिनट 36 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। वहीं ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.26 सेकंड के साथ जो है रजत पदक जीता। तो ये टोटल जानकारी के लिए भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है। दोस्तों भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 2023 एशियाई खेलों के फाइनल में जापान से हारकर रजत पदक जीता। टीम ने लव अविनाश, किदाम्बी श्रीकांत, एस श्रीकांत, समीर वर्मा, चिराग शेट्टी आज शामिल थे। इन पदकों के साथ जो है भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 13 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य, आज भी कुछ पदक जीते होंगे। टोटल 60 पदक हो गए। हम चौथे स्थान पर हैं, ठीक है ना। कोरिया के बाद हमारा स्थान है, चीन, जापान और कोरिया के बाद भारत का स्थान है। चौथे स्थान पर अभी हम लोग हैं। अभी देखिए, अभी कुछ दिन और चलेगा एशियन गेम। IGMS इसका फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग। लोक शिकायत पोर्टल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। IGMS 2.0 लोक शिकायत पोर्टल, जिसको इंटेलिजेंस शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। इंटेलिजेंस शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम इसको कहते हैं। इसके बारे में हम ध्यान में रखेंगे कि यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG के साथ एक समझौता ज्ञापन पर के तहत IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया गया है। यह नवोन्मेषी पोर्टल शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की शक्ति का उपयोग करता है। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसको विकसित करने में IIT कानपुर ने ये डैशबोर्ड जो है डेवलप किया है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और अब जो है यह AI बेस्ड भी काम करेगा, तो इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना। IGMS 2.0 लोक शिकायत पोर्टल भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह पोर्टल नागरिकों को सरकार के किसी भी विभाग या मंत्रालय में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है, ठीक है ना। यह नागरिकों को शिकायत दर्ज करने के लिए एक आसान और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। यह शिकायतों की निगरानी और ट्रैकिंग को आसान बनाता है। यह शिकायतों के त्वरित निपटान में भी मदद करता है। साथ ही 2.0 पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए आप वेबसाइट पर जाते हैं, खाता बनाएंगे, अपना एक अकाउंट बनाएंगे, शिकायत दर्ज करेंगे और उसकी जो है स्थिति की जांच करते रहेंगे। क्योंकि यह पोर्टल जो है 2022 में लॉन्च किया गया था। AI बेस्ड मॉडल जो है अभी इसका डेवलप किया गया है कानपुर द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए कानपुर IIT जो है इसमें सहयोगी है, इस वजह से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों हमारे कुछ और प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम को जानने से पहले हमारा मेडिसिन में यानी कि फिजियोलॉजी, ठीक है ना, मेडिसिन फिजियोलॉजी बोल सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं चिकित्सा। चिकित्सा में नोबेल आज भी देखिए एक फील्ड में नोबेल मिलेगा और ये टोटल जो है 7 तक जो है 7 अक्टूबर तक सभी को नोबेल मिल जाएगा। तो हम एक साथ देखेंगे। तो दो लोगों को मैंने कल एक शॉर्ट्स डाला था, आप देख लीजिएगा। mRNA वैक्सीन के लिए 2 वैज्ञानिकों को मिला है, एक महिला एक पुरुष है। ये mRNA वैक्सीन के लिए मिला है। इसमें कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इसमें इस नोबेल प्राइज में कैटालिन करीबो, अब ये कहाँ से हैं इस पर हम डिटेल बात करेंगे, ठीक है, नाम याद रखिएगा। और दूसरे जो है वीजमान जो है ड्रू वीजमान, इन दोनों लोगों को दिया गया है। ड्रू वीजमान
इन 2 लोगों को दिया गया है, आप इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो ये आप एक नई न्यूज़ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम है, कार्यक्रमों में जैसे हमारा पूरे साल भर एक कार्यक्रम चलता है आंसर राइटिंग का, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। वीकली एक्सर आंसर राइटिंग का कार्य चलता है, वीकली एस्से राइटिंग का, और 75 दिन वाला तो ज़रूर ज्वाइन करें, मात्र 1099 में है। आप इसको ज्वाइन करके कॉपी भी चेक करवाएँगे और इस पे क्या-क्या आप लोग प्रोग्राम चलाएँगे, इसकी वीडियो आज आपको मिल जाएगी। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी एक एस्से आज आपको मिल जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सही होंगे। कल से सुबह में क्लास होगी। कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है लैपटॉप आदि में, इस वजह से समस्या हो रही थी। इस वजह से ये क्लास थोड़ा डिले हो गई। नहीं तो ये सुबह में आपको क्लास मिल जाया करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।